नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 9 सोशल साइंस के होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड डिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये क्या है, एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का एक प्रकार है और इसका एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिजायर्ड होती है। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डिजायर्ड है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। ठीक। यहाँ पर एक व्यू दिया गया है, रीनहोल्ड नीबुर का व्यू दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है, मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी पॉसिबल क्यों हो पाई है? क्योंकि लोग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर कैपेसिटी है जस्टिस की। ठीक। लेकिन इनजस्टिस की भी कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी क्या हो जाती है? नेसेसरी हो जाती है। तो डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है? क्योंकि मैन के अंदर कैपेसिटी होती है इनजस्टिस की। और पॉसिबल क्यों हो पाया डेमोक्रेसी? क्योंकि मैन के अंदर कैपेसिटी है जस्टिस की। तो आपको पता चला ह्यूमन बीइंग जो भी है, उसके अंदर दोनों टाइप के नेचर होंगे, मतलब फेयर नेचर भी होगा और अनफेयर भी नेचर होगा। और इसी के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा नीडेड होती है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन एंशियंट एथेंस, जिसको ग्रीस कहते थे। मतलब ग्रीस और एथेंस एक ही है, पहले एथेंस कहते थे, वो ग्रीस हो गया है। तो डेमोक्रेसी टर्म जो है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ? एथेंस में हुआ। ठीक। आज भी अगर आप देखेंगे, एथेंस है, ये ग्रीस में है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का ओरिजिन अगर देखा जाए तो एक टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला डेमोस है। डेमोस का मतलब होता है पीपल। ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। तो डेमो मतलब पीपल, लोगों से। ठीक, पीपल। और क्रेसी का मतलब, जब भी क्रेसी लगाओ समझ जाइए पावर से रिलेटेड है। जैसे ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा, डेमोक्रेसी सुना, ऑटोक्रेसी सुना। तो जहां भी क्रेसी आ जाएगा, क्रेसी का मतलब होता है पावर या रूल। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ रूल बाय पीपल। तो जब भी लोगों का शासन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सिंपल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रूलर्स हैं, जो रूल करेंगे, उनका इलेक्शन कौन करेगा? उनको इलेक्ट करते हैं लोग, जनता इलेक्ट करती है। तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब हो गया लोगों की गवर्नमेंट है, सरकार है। बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई है। फॉर द पीपल का मतलब हो गया लोगों के लिए चुनी गई है। तो ऐसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन में तीन बातें हाईलाइट करी गई हैं। पहला, पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जनता का पार्टिसिपेशन होता है सरकार को चुनने में। रिप्रेजेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे लोग तो जाके पार्लियामेंट और असेंबली में बैठ नहीं सकते हैं, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है सारे लोगों को, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और तीसरा है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो सारा, मतलब जितना भी सिस्टम बना है, जितनी भी सरकारें बनी हैं, उनका मेन मोटो क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब लोगों का भला करना, लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करना, वेलफेयर करना। अब बात करते हैं एंशियंट डेमोक्रेसी की, जो एथेंस में देखने को मिलती है, ग्रीस में देखने को मिलती है। उस एंशियंट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर दिया है, एडल्ट मेल सिटीजन कुड वोट। मतलब जो वहां पर एडल्ट मेल सिटीजन होते थे, वही केवल वोट कर सकते थे। वुमेन को वोट करने के राइट नहीं दिए गए थे, वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया था। इसके बाद स्लेव्स वर एक्सक्लूडेड। जो स्लेव प्ले, पहले आपको पता होगा स्लेवरी हुआ करती थी, इंडिया में भी पहले स्लेवरी थी। तो स्लेवरी जो है, ठीक है, स्लेवरी, स्लेवरी को, मतलब जो स्लेव्स होते थे उनको एक्सक्लूड किया गया था, वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। फॉरेनर्स को एक्सक्लूड किया गया था, मतलब उसी कंट्री के जो सिटीजन है वही वोट कर सकते हैं, फॉरेनर्स वोट नहीं कर सकते हैं। सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी सरकार की, उस पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका होता था? सिटीजन का होता था। जब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में सिटीजन का होता है, तो ऐसी डेमोक्रेसी को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जो भी जनता है, वो बता रही है कि हमको, आपको, सरकार को ये करना है, सरकार को वो करना है, जो भी चीजें डायरेक्ट बता रही है। ठीक है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जब डिसीजन मेकिंग में होता है, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पीपल।
अब यहाँ पर आपने देखा कि जो डेमोक्रेसी है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होती है, तो इसमें पीपल का मतलब क्या है? तो लोग जो है वो सारे के सारे लोग वोट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मेनली कौन-कौन एक्सक्लूड किया जाता है, जो माइनर्स होते हैं उनको एक्सक्लूड, मतलब जो बच्चे-वच्चे हैं वो वोट करके क्या करेंगे, उनको तो अभी समझ ही नहीं है, इसलिए उनको नहीं वोट करने के राइट दिए जाते हैं। फॉरेन सिटीज़न जो भी फॉरेनर्स होते हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं होता किसी भी कंट्री में, वो अपनी कंट्री में ही केवल वोट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में वोट नहीं कर सकते हैं। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जिन पे प्रूवन क्राइम है, क्राइम जिस पे प्रूफ कर दिया गया है, उनको भी कई कंट्रीज़ में अलाउ नहीं किया जाता है वोट करने को। एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड ग्रांटेड वुमेन राइट्स एट फेडरल लेवल ओनली इन 1971। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड आपको पता होगा डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पर जो वुमेन को वोटिंग राइट दिए गए हैं ये 1971 में, सोचिए दिए गए हैं, कितना लेट में दिए गए हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसी में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रख दिया गया, मतलब सभी लोग को वोटिंग के अधिकार दे दिए गए थे, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो किसी क्लास, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, मतलब फॉरेनर रहा हो, इंडिया में कहीं का भी रहने वाला हो, सब वोट कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो अभी हमने जो बताया उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के रूट्स क्या हैं, कहाँ से हम लोग को डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आज़ाद होने के बाद ही डेमोक्रेटिक हो पाए हैं, हम लोग बहुत पहले से ही डेमोक्रेटिक थे। तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एग्जिस्टेड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उससे बहुत साल पहले, या बहुत 100 200 500 साल पहले, हजारों साल पहले भारत में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। जैसे वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सभा और समिति की बात होती है। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो ये प्रूफ करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करता था। जैसे सभा क्या होती है, तो ये एल्डर्स की असेंबली होती है, तो यहाँ पर बहुत वृद्ध लोग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे घर के, उनकी बाकायदा एक पंचायत बैठती थी, असेंबली बैठती थी, और जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे समाज के या जो भी आसपास की चीज़ों के, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता था, तो डिस्कशन होता था इसमें सभा में। समिति क्या होती है, समिति जो है लार्जर पब्लिक असेंबली, तो ये और बड़ी असेंबली है, इसमें आम लोग आते थे, मतलब यहाँ केवल एल्डर्स ही नहीं आएंगे, बहुत सारे और भी लोग इसमें आ सकते थे, शामिल हो सकते थे। और मेनली इनका काम क्या होता था, तो गवर्नेंस में ये पार्टिसिपेशन करते थे। ठीक है, तो गवर्नेंस किस तरीके से रूल होगा, किस तरीके से गवर्न होंगी चीज़ें, उसमें पार्टिसिपेशन का काम ये लोग करते थे, जो समिति कहलाती है। फीचर्स क्या थे सभा और समिति के, तो आपने देखा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता था डिसीजन मेकिंग में, कंसल्टेशन होता था, मतलब सबकी बात सुनी आती थी, राय ली जाती थी, मतलब एक कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता था, सारा जो भी काम होता था, जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी, वो दूसरों से कंसल्टेशन के बाद ही करी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा भी एक और पॉइंट दिया गया, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखिए केवल राजा का जो विचार है, जो किंग कहेगा, केवल वही नहीं होगा, जो कलेक्टिव बहुत सारे लोग जो चीज़ कहेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कहेगी, वही हुआ करता था। तो इसी को कहते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखेंगे तो हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर में बात कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब पूरा विश्व जो है वो एक क्या है, एक परिवार है। इससे कुछ बातें प्रमोट होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं सामने, जैसे हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। अब फैमिली की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब सभी लोग फैमिली में इक्वल होते हैं, तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। फैमिली में सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, तो हम लोग भी एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, कोऑपरेशन बना के रखते हैं। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भाईचारा वाली चीज़ें जो होती हैं वो बना के रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में पहले से ही शामिल हैं। अब बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही थी, जहाँ पर रिपब्लिक तरीके से शासन हो रहा था, रिपब्लिक्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो महाजनपद का टाइम पीरियड 600 बीसी से 400 बीसी तक रहा है। तो कई सारे रिपब्लिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि है वज्जी और मल्ल। तो ये दो ऐसे रिपब्लिक रहे हैं, महाजनपद रहे हैं, जहाँ पर रिपब्लिक हुआ करती थी, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस टाइप की चीजें जहाँ पर देखने को मिलती है।
क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो रूलर्स थे उनको अपॉइंट नहीं इलेक्ट किया जाता था, मतलब बाकायदा उनका प्रॉपर तरीके से चुनाव होता था। जो भी डिसीजन लिया जाता था उसके लिए पहले डिस्कशन होते थे, डिबेट्स होते थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसके बिना डिसीजन नहीं लिया जाता था। डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती थी, केवल राजा के कहने से कोई काम नहीं होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी की बात करी गई है, रिपब्लिक सिस्टम की बात करी गई है। देखिए रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि जो लीडर होगा या जो किंग होगा, ठीक है? उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगी? जनता करेगी। और ये हायरार्किकल नहीं होगा। मतलब अगर किंग है तो उसका बेटा किंग होगा ज़रूरी नहीं है। इसी को कहते हैं रिपब्लिकन, ठीक है? मतलब जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी कंट्री में, अगर वो इलेक्शन के थ्रू आ रही है, ठीक है? तो उसको कहते हैं, ऐसे सिस्टम को रिपब्लिकन सिस्टम कहा जाता है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी महापरिनिर्वाण सूत्र में ये चीज़ बताई गई है कि इन्होंने रिपब्लिकन सिस्टम को डिटरमाइन किया है, डिफाइन किया है। इसका मतलब पहले ये एग्जिस्ट करता था, बुद्धिस्ट टाइम पे भी ये एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता था। वज्जी रिपब्लिक के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे असेंबलीज होती थी वहाँ पर, सभा और समिति आपने देखा। ये भी होती थी, इसी तरीके की और भी असेंबलीज होती थी जो वज्जी रिपब्लिक में थी, ये रेगुलरली मीट करती थी। डिसीजंस जो भी होते थे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी और फेयर रिप्रेजेंटेशन होता था। तो ये तीनों बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत सिस्टम में अगर देखा जाए तो पता है आपको कि गाँव में पंचायत सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ये फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का। पंचायत का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ 5 रिस्पेक्टेड एल्डर्स, तो मतलब ऐसे 5 एल्डर लोग हुआ करते थे जो गाँव में, जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी, उनकी एक काउंसिल बना दी जाती थी। और इनका काम क्या होता था, इनके फंक्शंस क्या होते थे कि गाँव गाँव में जो भी मैटर्स होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उनका सेटलमेंट करने का काम ये करते थे। मतलब जो भी उसपे निर्णय लेना होता था, इन्हीं का निर्णय माना जाता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस तरीके से देखरेख करी जाएगी, वो देखते थे। किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, वो देखने का काम भी किसका था? इन्हीं पंचायत का था। कम्युनिटी वेलफेयर, तो वेलफेयर करने का काम भी यही सब करते थे। गुप्ता एम्पायर में भी अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे गुप्ता एम्पायर में भी विलेज काउंसिल्स देखने को मिलती है, जिनको सभा कहा जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। मेनली इनका फंक्शन क्या होता था सभा का? तो ये मेनली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो यही देखते थे। रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, मतलब जो भी थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स कलेक्ट होता था, वो भी कलेक्ट करने का काम यही सभा करती थी। जस्टिस डिलीवरी करने का काम, मतलब सभी के साथ न्याय हो, कोई मान लीजिए पक्षपात कर रहा है, कोई गलत काम हो रहा है किसी के साथ में, उसको खत्म करने का काम, उसको रोकने का काम यही सभा करती थी। और वेलफेयर एक्टिविटी का काम तो करती ही करती थी, सारे डेमोक्रेसी का यही मेन मोटो होता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर है फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा? केवल और केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, जैसे आज अगर देखेंगे पार्लियामेंट में जिन भी मेंबर्स को हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो उन्हीं का ही फाइनल डिसीजन होगा, कोई भी बाहरी बॉडी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती है। अथॉरिटी टू मेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो। और राज्यसभा में भी अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के ही थ्रू आ रहे हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए कहा जाता है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर होता है। यहाँ पर भी जो कॉमन पीपल होते हैं, जो मेंबर, जो कॉमन लोग होते हैं, वही इनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो फाइनल डिसीजन स्टेट में, स्टेटलेस, मतलब जो भी स्टेट के मैटर्स होते हैं उनमें फाइनल डिसीजन कौन लेगा? एमएलए लोग ही लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं इसकी? तो पहला है ऑनेस्ट काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे हो पाएगा? जब वोटिंग जो होती है, पहली बात तो वोटिंग पूरी तरीके से फेयर हो, और दूसरा क्या है, जो काउंटिंग हो रही है, वोट्स की काउंटिंग हो रही है, वो ऑनेस्ट तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई घपला और गलत काम नहीं होना चाहिए। वोटिंग राइट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब सभी के पास एक ही वोट की पावर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई रिच है तो उसके पास 5 वोट हैं, कोई गरीब है तो उसके पास आधा वोट है या 1 वोट है। सभी के पास सिंगल-सिंगल वोट हैं, तो इसी को कहते हैं इक्वल वोटिंग राइट्स।
और सभी को वोटिंग राइट्स होने चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे आपको पता होगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, तो रेगुलर इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हमने चुनी और वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जनता के पास पावर है कि उस गवर्नमेंट को 5 साल के बाद रिमूव कर देंगे। ठीक है? इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कराना, कंडक्ट कराना। अब मान लीजिए इलेक्शन ही ये गलत तरीके से कंडक्ट करा रहा है, तो डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी एडल्ट सिटीजन है, ठीक है, याद रखिएगा सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेनर नहीं हो सकता है, हैज राइट टू वोट, तो इसके पास वोटिंग राइट होगा, तो इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको पता होगा। इसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स हो गया था, मतलब फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। पहले जो वोटिंग एज थी इंडिया में वो 21 ईयर्स थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 21 ईयर्स एज रखी गई थी। बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये याद रखिएगा 61st है, मतलब 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ है 1988 में, तो 21 से रिड्यूस कर दी गई एज को 18 कर दिया गया। इसका मतलब हर 18 साल से या उससे ऊपर का जो प्राणी होगा, जो भी एडल्ट होगा और इंडियन सिटीजन होगा, वो वोट कर सकता है, मतलब उसको वोटिंग राइट दे दिए गए। इम्पॉर्टेंट एक और फीचर होता है डेमोक्रेसी में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमारे पास एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। मान लीजिए हम गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बातों को रख सकें, तो इसी की फ्रीडम की बात यहाँ पर करी गई है। तो एक्सप्रेस कर सके अपने ओपिनियंस को फ्रीली, ये फ्रीडम होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर सही नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले किसान बिल आया था, किसान से लेके मतलब एग्रीकल्चरल फार्म बिल आए थे, और उन पे किसानों ने बहुत ज़्यादा धरने दिए थे, तो उस किसान बिल को, मतलब उस एग्रीकल्चरल बिल को, फार्म बिल को वापस ले लिया गया था। तो ये एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पावर है जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। मीटिंग्स को होल्ड करने की पावर होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपेन कर सकें पब्लिक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे फीचर जो है, ये एक अच्छी डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फीचर होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, वो एक एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी 10 साल हुआ है, 10-12 साल हुआ है, एक पार्टी बनी जिसका नाम है आप मतलब आम आदमी पार्टी। और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके पहले नो करप्शन से रिलेटेड पूरा अपना कैंपेन चलाया, उसके बाद दिल्ली दिल्ली के पूरा पूरा मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी बने और चीफ मिनिस्टर भी बने। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में भी इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। तो ये पावर है जो डेमोक्रेसी में दी गई है, कि हर सिटीजन को ये पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, ट्रेड यूनियंस बना सकता है, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकता है। अगला पावर दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। तो रिलीजन की फ्रीडम है कि हम लोग किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती किसी को कोई रिलीजन मतलब रिलीजन में कन्वर्ट करने की बात नहीं कही गई, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसी में, इसलिए बता दे रहे हैं। कल्चर को भी फ्रीडम है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये सब फ्रीडम होती हैं डेमोक्रेसी में। सिटीजन कैन फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, अब उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी में उसको अच्छी लगती हैं, तो उसको फॉलो कर सकता है, कोई गलत चीज नहीं है वो, ठीक है। प्रैक्टिस देयर कस्टम्स, अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्व कल्चर एंड लैंग्वेज, तो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम भी दी गई है, जैसे हम लोग को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी गई है, जैसे हम लोग किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। हालांकि जब बाहर जाते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है।
फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, तो कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं जो लीगल हो। अब ये नहीं कि आप कोई इलीगल ऑक्यूपेशन करने लग गए, तो कोई भी लीगल ऑक्यूपेशन आप कहीं भी कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ये भी बहुत जरूरी चीज है जो डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, तो हर एक फ्रीडम है, राइट है कि हमको एजुकेशन मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती है तो सरकार देती है। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने का काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, वो भी फ्री में करेगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हालांकि कुछ जो इम्पोज किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, मोरालिटी से और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे लगाए जाते हैं। अगर कोई कंट्री में सिक्योरिटी के रीजंस आते हैं, या मोरालिटी के कुछ रीजंस आ रहे हैं, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस हमारे फ्रीडम पे लग सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? लॉ है। और लॉ को डिसाइड कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो अगर इंडिया में पूछा है सबसे ऊपर कौन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग लॉ के हिसाब से क्या है? लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर कत्ल कोई भी करेगा, चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे वो बहुत गरीब हो, तो आईपीसी का सेक्शन 302 ये जरूर उस पे लगेगा। मतलब सजा सबको ही मिलेगी, चाहे कोई भी हो वो। इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा। वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा प्राइम मिनिस्टर कौन है कि चीफ मिनिस्टर कौन है कि कौन क्या है। वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, वो केवल केस सुनेगा कि केस क्या है, और केस के हिसाब से क्या क्या चीजें उसको एविडेंस दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, उस हिसाब से हमारी जुडिशरी डिसीजन लेती है। रिस्पेक्ट फॉर लीगल प्रोसीजर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब होता है कि लीगल प्रोसीजर्स जो है उनका रिस्पेक्ट करना भी रूल ऑफ लॉ में ही आता है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमेशा क्या होने चाहिए? अकाउंटेबल होने चाहिए। मतलब कोई काम किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? या तो लेजिस्लेचर की है, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की है। तो अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट अब दे दिया गया है जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई एक्ट बनाया गया था जो कि पास हुआ था 15 जून 2005 को, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ा बाद में हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया था। इम्पोर्टेंस क्या है आरटीआई की? तो इम्पोर्टेंस ये है कि सिटीजन कोई भी है वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंफॉर्मेशन ले सकता है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, वो सिटीजन गवर्नमेंट ऑफिसर्स से या गवर्नमेंट से मांग सकता है। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इसको बढ़ाने के लिए ये आरटीआई मैकेनिज्म दिया गया है। जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है और आपकी 10th क्लास की कॉपी चेक हुई, और आपके नंबर मान लीजिए कम आपको लगे कि हमारे मार्क्स आए 70, जबकि आपको लग रहा था कि मार्क्स 90 आने चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मार्क्स 90 आने चाहिए, आ गए 70, तो आप आरटीआई लगा के अपनी कॉपी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आप आरटीआई लगाइए सीबीएसई में और कॉपी को दोबारा देख सकते हैं। मतलब जो कॉपी चेक हुई है वो सीबीएसई का काम रहेगा कि वो आपको कॉपी दिखाएगा। ठीक है, तो ये आरटीआई है। मतलब इंफॉर्मेशन जो भी आप लेना चाहते हैं वो आरटीआई से ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? तो पहली डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सिटीजन जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन मेकिंग सरकार करेगी तो उसमें सिटीजन जो है उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। जैसे पहले एथेंस में होता था, एंशिएंट एथेंस में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना के बराबर कंट्रीज में देखने को मिलती है। एडवांटेजेस क्या है इसमें? कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का होता है और लोग खुद ही अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं।
लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी, नॉट प्रैक्टिकल इन लार्ज कंट्रीज। देखिए बहुत बड़ी कंट्री होगी तो बहुत सारे वहाँ लोग होंगे, तो सबकी बात सुनना और सभी की बात के हिसाब से ही डिसीजन लेना वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। तो दूसरी टाइप डेमोक्रेसी की आती है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो गवर्निंग करते हैं ऑन देयर बिहाफ, मतलब लोगों के बिहाफ में वो जाएंगे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां बैठेंगे और उनकी बात आगे तक रखेंगे, मतलब पार्लियामेंट में रखेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को जहां पर इलेक्ट किया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जो कि इंडिया में है। इसमें इलेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी और लार्ज स्केल पे गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का। बात आती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का काम क्या है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद ओवर अ बिलियन पीपल, हम लोग के इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 140 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो डायरेक्ट मीटिंग्स अगर आप यहाँ पर सोचें कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी बात सुन के ही काम किया जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल मेथड है। तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, डिसीजंस जो भी है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिया जाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग भेजते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। हेंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज मोर प्रैक्टिकल, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दी वर्ल्ड, अब अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी और दूसरा प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे यूएस है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट में कौन सी डेमोक्रेसी, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस कंट्री में है, तो इंडिया में है। तो हम लोग यहीं पे डिफरेंस भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जो मंत्री हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये मिनिस्टर्स जो हैं डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम लेजिस्लेचर, तो इनको अथॉरिटी कहाँ से मिली है, लेजिस्लेचर से मिली है। प्राइम मिनिस्टर इस केस में, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के केस में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही रियल एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी तो एक मिनिस्टर है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर, रियल हेड जो है, रियल हेड किसी भी कंट्री का क्या कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, पार्लियामेंट, और अगर ज्यादा स्पेसिफिक देखा जाए तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई भी काम करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बनती है, किसको जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा को जवाब देना पड़ेगा, और लोकसभा किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और भी कंट्रीज में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में भी है, यूके में, और हम लोग ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहीं से ही बोरो करी है। जर्मनी में भी आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखेंगे, जापान में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और कनाडा में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब इन सब जगहों पे क्या देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में आते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मतलब पावर, अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अच्छे तरीके से पावर जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब हर एक ऑर्गन के पास अपने अपने अलग अलग पावर्स होते हैं। प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव नहीं था। रियल या रियल अथॉरिटी किसके पास थी, पीएम के पास थी, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स होती हैं, मतलब रियल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेजिस्लेचर होगा वो अलग होगा और एग्जीक्यूटिव अलग होगा। जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली आंसरेबल किसके लिए है, जनता के लिए, लोगों के लिए, पीपल के लिए। वो आंसरेबल यहाँ नहीं होगा, पार्लियामेंट में उसकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन अगर पीएम है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो वो डायरेक्टली आंसरेबल, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होगा, और वो डायरेक्टली आंसरेबल किसको होगा, पार्लियामेंट को होगा। एग्जाम्पल इसका ये दिया गया यूएसए। अब कंपैरिजन देख लेते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में। तो पार्लियामेंट्री में आपने क्या देखा, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब रियल और इसके पास है। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर होती है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पीपल के लिए। फ्यूजन ऑफ पावर्स आप यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगा।
सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने देखा यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या थे, दोनों बिल्कुल ही सेपरेट बॉडीज हैं। दोनों सेपरेट बॉडीज हैं तो इनका काम बिल्कुल अलग है, इनका काम बिल्कुल ही अलग है। लेकिन यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर क्यों? क्योंकि देखिए जो लेजिस्लेचर में बैठा है वही एग्जीक्यूटिव भी है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर में ही बैठते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ही अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पावर जो है फ्यूज है, मिली हुई है। एक मतलब जो लेजिस्लेचर का पावर है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पावर वही एग्जीक्यूटिव के पास भी है। इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यूएसए में फॉलो होती है। अब बात करते हैं कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो डेमोक्रेसी के अलावा और भी कई टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट अगर केवल एक ही रूलर चला रहा है उसको मोनार्की कहते हैं, जैसे मिडीवियल टाइम में इंडिया में था। ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है, किंग के पास अनलिमिटेड जब पावर होती है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। एग्जाम्पल सऊदी अरब जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरब की वही गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, और पावर किस पे बेस्ड होती है, बर्थ पे। इसका मतलब क्या है कि जो उस रॉयल फैमिली का लड़का होगा आगे चल के, वही आगे चल के लेटर क्या बनेगा, किंग बनेगा। पहले वो प्रिंस रहेगा और फिर बाद में वही चल के क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है। किंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो किंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्ट करता है तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब यहाँ पर राजा तो है ही है, लेकिन राजा किसके हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। जैसे यूके है, यूके में रानी राजा आज भी चलते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं, काम उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो रियल पावर जो है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है यूके में, या पार्लियामेंट के पास होती है। तो रियल पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो किंग के पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के पास है। अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है। तो डिक्टेटरशिप का मतलब यह है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप। तो एक छोटा सा ग्रुप या एक सिंगल पर्सन अगर किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर एक डिक्टेटर था। ठीक है। और उसकी जो छोटी सी पार्टी थी, नाजी पार्टी जिसको कहते हैं, वो एक टाइप का ग्रुप हो गया। वो क्या करती थी, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी। यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, मतलब हिटलर किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं था, कोई काम करता था तो उसको आंसर नहीं देना पड़ता था, आंसरेबल नहीं होता था किसी के लिए। कोई ऑपोजिशन भी नहीं था, हिटलर का अगर कोई ऑपोजिशन खड़ा होता था तो उसको मरवा देता था। ये ज्यादातर डिक्टेटरशिप में यही चीज होती है। लिमिटेड फ्रीडम, वहां पर लोगों के पास कोई फ्रीडम भी नहीं होती है। इलेक्शंस होंगे, वो नाम मात्र के इलेक्शन होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि पता रहता है जीतेगा कौन। ठीक। एग्जाम्पल दिया गया है डिक्टेटरशिप का एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का था। बेनिटो मसोलिनी, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई किए हैं साथ में मिलके। बेनिटो मसोलिनी हो गया, एडोल्फ हिटलर हो गया, ये दोनों दोनों साथ में थे। ये कहाँ का था, ये डिक्टेटर था इटली का। इदी अमीन है, ये भी बहुत ही फेमस रहे हैं, ये युगांडा के डिक्टेटर था। इसके बाद सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिक्टेटर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। थियोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रिलीजन के हिसाब से जब गवर्नेंस होती है किसी भी कंट्री में तो उसको बोला जाता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहाँ पर चलती है, ईरान में चलती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ईरान का जो गवर्नेंस है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, वो थियोक्रेसी है, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से वहां पर गवर्नमेंट बेस्ड होती है। फीचर्स क्या है, रिलीजियस लीडर्स हैव सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। जो रिलीजियस लीडर्स होंगे उनके पास अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगी तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, थियोक्रेसी में कंसीडर किया जाएगा। लॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, जो भी वहाँ लॉज बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे, रिलीजन के हिसाब से बनेंगे। ठीक। वाई डेमोक्रेसी हैज स्प्रेड। तो डेमोक्रेसी इतना ज्यादा फेमस क्यों हुई, इतने ज्यादा स्प्रेड क्यों हुई, उसके पीछे मेनली तीन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। पहला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या देखा गया इस केस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देखा गया कि जो फासिस्ट थे या जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, या जो जो अभी हमने देखे जैसे हिटलर और मसोलिनी जैसे रूलर्स थे जिनको ब्यूरो डिक्टेटर कहा जाता है, तो उनकी बहुत भयंकर हार हुई थी, इसमें डिफीट हुई थी। ठीक है। जिसकी वजह से इनकरेजमेंट किसको मिला, डेमोक्रेसी को मिला, कि अब लोग शासन करेंगे, कोई पर्सन का शासन नहीं होगा। डीकोलोनाइजेशन के बाद भी डेमोक्रेसी बढ़ा।
फॉर्मल कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, मतलब जो पहले कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया देखेंगे, इंडिया भी पहले कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो सबने क्या अडॉप्ट की, डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, इस वजह से डेमोक्रेसी तेजी से स्प्रेड हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, क्योंकि देखिए पहले कम्युनिज्म बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री जो सबसे बड़ी हुआ करती थी, यूनियन सबसे बड़ा था कम्युनिज्म का, जिसका नाम था सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर कहलाता था, इसका ब्रेकडाउन हो गया। और ब्रेकडाउन क्यों हुआ, उससे पता चला कि कम्युनिस्ट जो शासन है वो फेल हो गया है, मतलब कम्युनिज्म जो है वो फेल हो गई है। तो इस वजह से यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, रशिया अलग हो गया और बहुत सारे कंट्रीज अपने आप फ्रीडम पा गए, और उन सब ने क्या अडॉप्ट कर लिया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। एडवांटेजेस क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, तो पॉलिटिकल एडवांटेजेस ये हैं कि लोग जो हैं वही इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, पीसफुल तरीके से पावर ट्रांसफर होती है, तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अगर चुनाव हार जाएंगे तो पीसफुल ट्रांसफर करना पड़ेगा पावर का, मतलब ये नहीं कि चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना रहेगा कोई, वो नहीं बन सकता है। सोशल एडवांटेज क्या होती है, इक्वालिटी बना के रखता है, ये इक्वालिटी प्रमोट करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है लोगों को, जस्टिस प्रोवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंस है इसकी। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज्यादा मतलब काम इसमें किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में। पहला चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। देखिए जो रिच पीपल हैं, अब आपको पता होगा चुनाव जब कोई लड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और जो रिच पर्सन है उनके लिए पैसा खर्च करना आसान है, तो वो चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। तो रिच पीपल ऑफन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स मोर, तो जो अमीर लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल परिवार से आ रहा है और कोई बहुत अमीर परिवार से आ रहा है, दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं किसी सीट पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा ज्यादातर केस में वही जीतेगा, और इसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। पॉलिसी बायस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं सरकारों के द्वारा, वो ज्यादातर अमीर लोगों को ही प्रोटेक्ट करती हैं, और गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 किलो राशन टाइप की पॉलिसीज बना दी जाती है। वो हर गवर्नमेंट में होता है, केवल एक ही गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, हर एक गवर्नमेंट में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। मनी पावर का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। क्या खेल होता है, इलेक्शन कैंपेन्स रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर, भी आपने हमने बताया था आपको, जब भी इलेक्शन कैंपेन करना होता है बड़ा खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। तो इससे होगा क्या, वेल्दी कैंडिडेट जो है जिनके पास ज्यादा पैसा है वो एडवांटेज उनको मिल जाएगी, वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। करप्शन इंक्रीजेस, ज्यादा पैसा खिला देंगे, वोटर को पैसा दे देंगे, और वोटर उनको वोट भी कर देगा। तो मनी पावर इसलिए बहुत ज्यादा मतलब डिसएडवांटेज का काम यहाँ पर करती है। करप्शन बहुत ज्यादा है इसमें, लीड्स टू इनएफिशिएंसी, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी की। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो भी क्रिमिनल है उनको पावर चाहिए, तो पावर पाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में चले आते हैं, और पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, चुनाव जीतना उनको आता है। कैसे चुनाव जीतेंगे, पैसा दे के चुनाव जीतेंगे, बल दिखा के चुनाव जीतेंगे, और ये सब मतलब जो भी सेकंड टाइप के काम होते हैं थर्ड क्लास के, वो सारे करके वो चुनाव जीत जाते हैं, और पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं। तो जितने भी उन्होंने गलत काम किए थे वो सारे के सारे उनके अब साफ हो जाते हैं। तो पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड में एंटर पॉलिटिक्स, और ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है इंडिया में, खासकर है ये चीजें, और भी कंट्रीज में है, ऐसा नहीं केवल इंडिया में, हर जगह देखने को मिलेगा। डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएस सिटीजन में लूज फेथ इन इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाता है। क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि करप्शन हो जाता है, पुअर गवर्नेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करना कम कर देते हैं सरकार पे। अब बात आती है स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। तो पहली चीज ये है कि सिटीजन को वोट रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। दूसरा, करप्शन को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर कोई 500 रुपए लेके आया और कह रहा है आपसे वोट दे दो हमको, तो नहीं देना है, रिजेक्ट कर देना है, 500 रुपए भी नहीं लेने हैं उसके। पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे स्ट्रेंथन किया जा सकता है डेमोक्रेसी को। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहिए,
चीजें साफ हों, खुली हों, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए। सोसाइटी को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे आ सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी ओरिजिनेट कहाँ पे हुई, एथेंस में हुई। डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेटोस का मतलब पावर होता है। अब्राहम लिंकन की हमने बात देखी ही थी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पूछा जा सकता है इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब अडॉप्ट किया था, 1950 में अडॉप्ट किया था। वोटिंग एज जो थी 21 से 18 कब हुई, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1988 में होता, तो 1988 भी याद रखिएगा। आरटीआई कब पास हुआ, तो 2005 में पास हुआ था। सभा और समिति ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे जो वैदिक इंडिया में देखने को मिलते हैं। वज्जी और मल्ल के बारे में देखा था, तो ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। पंचायत का मतलब क्या होता है, पंचायत का मतलब होता है काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल। सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट मोनार्की है। यूके में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ईरान में थियोक्रेसी डिस्कस किया ही था। हिटलर का रूल, मतलब हिटलर ने रूल किया था जर्मनी पे, मसोलिनी ने इटली पे, इदी अमीन ने युगांडा में, सद्दाम हुसैन ने इराक पे रूल किया था। मेजर चैलेंजेस डेमोक्रेसी के क्या हैं, करप्शन है, मनी पावर है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख लीजिए और अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।